नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लाइव बिहार के फेसबुक लाइव में। और हम बात करेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जिन्हें प्यार से लोग राजेंद्र बाबू भी कहा करते थे। बिहार के लिए एक बड़ा नाम, एक बड़ी धरोहर, जिनका जन्म बिहार के ही जीरादेई गांव में हुआ था। देश के राष्ट्रपति रहे, उससे पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और जब देश आज़ाद हुआ तो देश के राष्ट्रपति बने और उनका सादगी का जीवन जो रहा वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा। उनकी पूरी जिंदगी जो है आज के युवाओं के लिए जो है एक तरीके से प्रेरणा स्रोत है। इसके बारे में आप बहुत कई जगहों पे पढ़ सकते हैं, किताबों में जान सकते हैं, उनकी खुद की जीवनी में को पढ़ के आप जान सकते हैं। लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ मज़ेदार किस्से हैं, कुछ उनके सादगी के किस्से हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है और ये किताबों में पढ़ने से नहीं मिलेंगे। तो वैसे ही किस्सों के बारे में आज हम जानेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी परवीन बागी सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला किस्सा राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप कौन सा शेयर करना चाहेंगे दर्शकों? तो राजेंद्र बाबू के बारे में कुछ बताने के पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा घर राजेंद्र बाबू के गाँव के बिल्कुल बगल में है। राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली और उनका गांव जीरादेई है और जीरादेई के ठीक बगल में मेरा गांव है विजयपुर। तो जब भी मैं गांव जाता हूं, बचपन में जाता था, तो उस समय गांव के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो अक्सर राजेंद्र बाबू के बारे में कई किस्से सुनाया करते थे जो आमतौर पे प्रकाश में नहीं आए हैं या कहीं लिखे हुए नहीं गए हैं। तो उसी में एक हिस्सा मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। राजेंद्र बाबू के गाँव जीरादेई का एक व्यक्ति दिल्ली में नौकरी करता था किसी प्राइवेट कंपनी में। तो राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बन चुके थे उस समय। तो इसी बीच उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, तो वो गांव आया कि माँ को अपने साथ ले जाए ताकि वहाँ उसकी मदद हो सके। तो उस व्यक्ति के पिताजी ने कहा कि हो सुनिया कि राजेंद्र बड़का हाकिम बन गए बड़े। उसके पिताजी अनपढ़ थे, ज़्यादा जानकारी नहीं थी उनको, तो उनको लगा कि राष्ट्रपति मतलब कोई बड़ा हाकिम, कोई बड़े पद पे। तो उसी लहजे में उन्होंने कहा कि बड़का हाकिम बन गई बड़े, तो उनका से ना मिल रहा जाके कि कुछ मदद करी हैं। तो लड़का तो समझदार था, वो जानता था कि राष्ट्रपति क्या होते हैं और उनसे मिलना इतना आसान नहीं है, कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, बंदिशें होती हैं। तो इसलिए उसने झुंझला के कहा कि जाना मिला तारे तारा से राजेंद्र बाबू बैठल बड़े तोहरे खातिर जा। बचपन की बात और थी, अभी की बात और है। हाँ, तब चलते बड़ा तो चल के देख लिया। तो गए लोग, जब दिल्ली पूरा परिवार उसका गया तो गए राजेंद्र बाबू से मिलने। तो वहाँ तो रोक दिया गया कि आपका है अपॉइंटमेंट है, तो नहीं है, नहीं है तो भाई नहीं जा सकते आप, बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। और आज वो बिजी हैं, उस समय लोकसभा का सत्र होने वाला था। तो उस समय राष्ट्रपति जाते थे लोकसभा के सत्र में भाग लेने के लिए, संसद के सत्र में बग्गी पर चढ़ के, वो खुली बग्गी होती थी, शाही बग्गी, उसमें बैठ करके जाते थे। तो वो बहुत देर तक वहीं गेट के पास बगल में खड़ा रहा। फिर वहाँ से सुरक्षा में लगे लोग थे, उन्होंने हटाया कि यहाँ से हटिए, अब आने वाले हैं राष्ट्रपति महोदय। तो वो थोड़ा सा बगल में जा करके खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया, उसके बाद देखा कि उधर से बग्गी से आ रहे हैं राजेंद्र बाबू। तो वो बग्गी जैसे उसके बगल से गुजरी तो वो चिल्लाने लगा, हो राजेंद्र, हाथ उठा के जोर जोर से ऊंची आवाज में। तो गांव का आदमी क्या, हाँ, वो क्या जाने, वो तो बचपन का दोस्त था उनका, साथ पढ़े थे दोनों। तो उसको तो वही अंदाज था कि राजेंद्र हमारे साथ खेलने कूदने वाला और साथ पढ़ने वाला आदमी है जो आज एक बड़े ओहदे पर पहुंच गया है। तो और कह के दौड़ने लगा बग्गी के साथ। सुरक्षा वालों के हाथ पांव फूल गए कि भाई ये कौन आदमी है जो इस तरह से चिल्ला रहा है राष्ट्रपति का नाम लेके। तो खैर राजेंद्र बाबू जब पीछे मुड़ के देखे तो देखा, उसको पहचान गए। उन्होंने बग्गी रुकवाई, बुला के बग्गी में बैठाया और फिर साथ चलने लगे। पूछे हाल चाल, तो उसने कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है, मेरी बहू को बच्चा होने वाला है, तो यहाँ दिक्कत थी, तो सोचा कि मिल करके और आपसे ये कहूँ कि कुछ मदद कर दीजिए उसमें। तो राजेंद्र बाबू ने अपने सचिव को सब बात बताई और कहा कि देख लो, इनको कोई दिक्कत ना हो। तो फिर उनकी व्यवस्था हुई। तो इतनी सादगी थी, ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए कितनी सादगी थी उनमें। हाँ, उसको बुलाया, बैठाया अपने साथ, उसके साथ कुछ दूर तक गए भी और उसकी मदद की, पहचानने से कतई इनकार नहीं किया। आजकल के नेता तो जो नीचे से ऊपर उठते हैं तो लोगों को पहचानते ही नहीं है, बुरे दिनों के साथी को पहचानते नहीं, अच्छे दिनों के साथी को पहचान लेते हैं, मगर बुरे दिन के साथी को वो नहीं पहचानते हैं। मगर राजेंद्र बाबू में इतनी सादगी थी कि उन्होंने पहचान ली। एक दूसरी और घटना है जो कुछ एक जगह आई भी है
कि उनके राष्ट्रपति भवन में तुलसी नाम का एक सेवक था। अच्छा। जो साफ सफाई झाड़ पोछ करता था, टेबल कुर्सी ये सब का। तो राजेंद्र बाबू की एक कलम थी जो बहुत प्रिय थी, उसी से वो अक्सर लिखा करते थे, दस्तखत वगैरह किया करते थे। और उस समय तो पुराने ज़माने वाली कलम होती थी, हाँ, नीब वाली कलम। तो वो पूछते हुए किसी तरह गिर गई तो टूट गई। वो बेचारा एकदम हक्का बक्का हो गया। फिर राजेंद्र बाबू जब आए तो देखा कि टूटी हुई है कलम। तो उन्होंने पूछा कि ये किसने ये किया है। तो अब तुलसी बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि हुजूर हम ही से टूट गया है, पूछते हुए। तो बहुत बुरी तरह उस पर ये हो गए, डांट पिला दी उसको, तुलसी को। उसके बाद तुलसी बेचारा चला गया रोते हुए, घबराए हुए वहाँ से। फिर बाद में राजेंद्र बाबू को बहुत पश्चाताप हुआ कि ओह, इतने दिन से वो है हमारे साथ, एक कलम ही तो टूट गई, इतना हमको नहीं डांटना चाहिए था। वो बेचारा रो रहा था, ये बहुत गलत हुआ। फिर उन्होंने तुलसी को बुलाया, रात में तुलसी को बुलाया और बुला के उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हमरा के माफ़ कर दा। वो उनके गांव का था शायद। तो कि हमरा के माफ़ कर दा, आज बहुत गलती हो गई। अब ये भी रो रहे हैं, राजेंद्र बाबू भी रो रहे हैं और तुलसी भी रो रहा है, दोनों रो रहा है। वो रो रहा है कि इसलिए कि देखिए इतने बड़े आदमी हैं, इतनी महानता है कि हाथ जोड़ के खड़े हैं कि माफ़ कर दा हमरा के। तो ऐसा गुण जो है वो अब के राजनेताओं, क्या कहिए, आम आदमी में भी दुर्लभ है। नहीं है कि जो अपने नौकर से भी क्षमा मांग ले गलती का एहसास होने पर। तो ये लोग समझ लेते हैं कि चलो छोटा है, इसको डांट बिल्कुल, तो कोई बात और नहीं। ऐसी ही घटनाएं हैं, यही स्वभाव है जो राजेंद्र बाबू को महामानव बनाता है। और एक और उनसे जुड़ी हुई घटना है कि जब राजेंद्र बाबू का देहांत हो गया पटने में, यहीं सदाकत आश्रम के बगल में ये है बिहार विद्यापीठ है, तो उसी में वो रहा करते थे जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए। और वो पहले व्यक्ति थे अभी तक जो 2 बार राष्ट्रपति बने। उसके बाद फिर कोई नहीं बना। ये मौका दोबारा मिलने जा रहा था डॉक्टर APJ कलाम को, मगर उस समय कांग्रेस ने अड़ंगा लगा दिया। कांग्रेस ने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा दूसरे टर्म के लिए। तो NDA ने कहा था कि आप लड़ जाइए, उम्मीदवार बनिए, हम लोग जीत जाएंगे। मगर कलाम साहब ने इनकार कर दिया गया कि मैं चुनाव लड़ के नहीं आना चाहता हूं इस पद पर, सर्वसम्मति हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा नहीं बनना चाहता। उन्होंने इनकार कर दिया। तो वो चूक गए, नहीं बन पाए कांग्रेस के रुख की वजह से। तो राजेंद्र बाबू अब तक अकेले आदमी हैं जो 2 बार राष्ट्रपति हुए। और जब राष्ट्रपति रहते हुए वो सिर्फ 1 रुपया वेतन लेते थे। हाँ, बाकी वो कहानियां हम लोग को पढ़ने को मिलती हैं कि जब तक वो राष्ट्रपति रहे अपना सैलरी सिर्फ 1 रुपया लेते थे सांकेतिक रूप से, और बाकी वो सब चैरिटी के लिए जाता था, सरकारी खजाने में जमा हो जाता था। तो उनका निधन हो गया 1963 में। यहाँ राजेंद्र बाबू का बड़ी बुरी स्थिति में यहाँ रहते थे, क्योंकि सरकार ने कोई घर दिया नहीं। नेहरू जी के साथ उनकी खटपट थी सार्वजनिक रूप से। सर, ये जानकारी थोड़ा सा चाहूँगा शेयर करें, क्योंकि नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद के बीच में जो खटपट होती है उसको लेकर काफ़ी चर्चा होती है। कौन कौन सी ऐसी बातें रहीं जिन पर दोनों में बन नहीं पाई या उस तरीके से बातें सामने आई? देखिए, क्या ऐसा भी था कि वो तीसरे टर्म के लिए भी राष्ट्रपति रह सकते थे, लेकिन हुआ नहीं, तीसरे टर्म के लिए खुद उन्होंने मना कर दिया था। दूसरे टर्म के लिए भी वो तैयार नहीं थे, मगर बहुत दबाव था लोगों का। हालांकि नेहरू जी तो नहीं चाहते थे, पहली बार भी उनको नहीं चाहते थे बनाना, मगर बाकी के नेताओं का, गांधी जी का भी दबाव था, तो इसलिए वो उनकी सहमति से वो हुए और तय हुआ उनका नाम। मगर फिर उसके बाद दूसरे टर्म में भी वो बन गए। तीसरे टर्म के लिए भी कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग चाह रहा था कि जब तक हैं वो रहें, मगर उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, अब मैं नहीं रहूँगा और अब मैं लिखना पढ़ना चाहता हूँ। तो वो दिल्ली में रहना चाहते थे, मगर सरकार ने उनको दिल्ली में रहने की जगह मुहैया नहीं कराई। वापस उनको लाचारी में पटना आना पड़ा। पटना में उनके पास अपना कोई मकान नहीं था। और आजकल तो कोई एक विधायक बन जाता है तो फिर जिंदगी भर के लिए उसके पास कई जगह मकान हो जाते हैं, लेकिन तो उनको सरकार एक मकान नहीं दे सकी। हालांकि उसके बाद के राष्ट्रपतियों को मिला, दिल्ली में मकान मिला रहने के लिए, अभी भी मिलता है अवकाश प्राप्त करने के बाद भी। तो यहाँ के वही सदाकत आश्रम के बगल में जो है बिहार विद्यापीठ, उसमें वो रहते थे। तो उनको दमा की पुरानी बीमारी थी, यहाँ और ज़्यादा हो गया क्योंकि वो कमरा सीलन भरा था, तो उससे उनकी मृत्यु हो गई। तो राजेंद्र बाबू की 100 यात्रा में, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंडित नेहरू नहीं आए, प्रधानमंत्री के रूप में वो नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कई दूसरे नेताओं को भी मना किया
कि आप उनके अंतिम संस्कार में मत जाइए। इतनी कटुता थी। क्या कारण? हालांकि आज़ादी की लड़ाई में दोनों साथ लड़े और बड़े अच्छे रिश्ते थे दोनों में, मगर बाद में जब सत्ता मिली, हाँ, दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन था, मगर संविधान सभा के दौरान ही कई मुद्दों पर दोनों में मतभेद पैदा हुए। जैसे हिंदू कोड बिल, राजेंद्र बाबू चाहते थे कि उसमें दूसरे लोगों को भी लाया जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है हिंदू कोड बिल की, मगर नेहरू जी अड़े हुए थे कि नहीं, हिंदू कोड बिल होना चाहिए। वो विवाद था। फिर वो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का मामला था, जिसमें मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा योगदान रहा, लेकिन हाँ, नेहरू जी वो नहीं चाहते थे और ये उसके कार्यक्रम में जाना चाहते थे। तो नेहरू जी विरोध किया और काफ़ी लंबा खतोखिताबत हुआ दोनों के बीच, राजेंद्र बाबू और नेहरू जी के बीच। मगर अंत में राजेंद्र बाबू ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, इससे कोई सरकार की धर्मनिरपेक्षता पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, और वो गए। फिर उसके बाद एक बार काशी गए थे, बनारस, तो वहाँ उन्होंने जो पुजारी थे, पंडित थे, उनका पैर छुआ। वहाँ वो सोमनाथ में भी पैर छू करके प्रणाम किया था। ये सब नेहरू जी को बहुत नागवार लगा। जब रहे तो विदेशी मेहमानों का जब स्वागत होता था तो कहा जाता है कि आरती वगैरह कराई जाती थी, तो वो इसलिए कराते थे ताकि भारतीय संस्कृति का बिल्कुल हो। तो वो चूंकि गांव में रहे हुए थे, कहीं ना कहीं जो है भारतीय संस्कृति और हिंदूवाद में अंतर नहीं कर पाते थे, जो अंतर ये देखते थे। नहीं, नेहरू जी के साथ ये था कि उनका लालन पालन पाश्चात्य सभ्यता में हुआ था, पढ़ाई लिखाई सब विदेश में हुई, लंबा समय उनका विदेश में गुजरा। तो इसलिए वो भारतीयता से और भारतीय संस्कृति से, ग्रामीण परिवेश से, यहाँ की आत्मा से उतने घुल मिल नहीं पाए थे पंडित नेहरू। और राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ गांव में, पढ़ाई लिखाई सब ग्रामीण स्कूल में हुई, फिर पटना में हुई, छपरा में हुई। कि जब वो छोटे थे तभी उनके जो गुरु थे वो एक मौलवी थे, हाँ, और उसी समय पारसी लैंग्वेज उन्होंने सीखा, अन्य भाषाओं को सीखा। बिल्कुल तो फिर उनके अंदर तो ऐसी कोई भावना ही नहीं, कोई भावना नहीं थी। गांव में तो सब लोग मिलजुल करके रहते थे, न जाति का उस समय कोई भेद था, न धर्म का भेद था। तो सब लोग एक परिवार की तरह, गाँव एक परिवार की तरह उस समय रहता था। तो वो सबको उसी नज़रिए से देखते थे। उनके मन में ये हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच का कोई भेद ही नहीं था। तो वो ये इसी तरह के और भी कई मामले थे, इशू थे, जिन पर दोनों नेताओं के बीच बहुत गहरी खाई हो गई थी। और यही वजह थी कि वो पंडित नेहरू जो हैं राजेंद्र प्रसाद को दिल्ली में नहीं रहने देना चाहते थे, और फिर उनकी मृत्यु पर उनकी अंतिम शव यात्रा में, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। दूसरे नेताओं को भी मना किया। ये कड़वा प्रसंग है भारतीय इतिहास का। तो मगर ये जानना चाहिए लोगों को कि देखिए, जो हमारे बड़े लोग हैं वो भी कभी कभी कैसी गलतियां कर जाते हैं, जिनको हम बड़ा मानते हैं, और वाकई बड़े रहे भी हैं। पंडित नेहरू कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो भी एक बड़े इंसान थे और काफ़ी योगदान रहा है उनका। मगर कभी कभी चूक हो जाती है, और बड़े लोग जब गलती करेंगे तो वो गलती भी बड़ी होगी, और उससे सीखना हमारा काम है। इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि सीखिए कि कटुता या द्वेष इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम मानवीयता भूल जाएं। गांव जीरादेई गांव के बगल में है, तो उनका जो घर है वहाँ पे, उसकी क्या देखरेख है, कैसा है अभी, कुछ इसकी जानकारी? वो अब घर तो अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वो सरकार ने ले लिया है और स्मारक बना दिया है, तो अब उसकी देखरेख सरकार करती है और उसको ठीक ठाक कर दिया गया है। वहाँ लोग आते भी हैं। पढ़ रहा था तो उनकी जो पोती हैं, उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा है कि उनका जो आज का जयंती का दिन है, इस पे कोई राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है। जैसे गांधी जी के 2 अक्टूबर उनका त्यौहार राष्ट्रीय छुट्टी होती है, या फिर टीचर्स डे या स्टूडेंट्स डे ऐसे मनाया जाता है। तो राजेंद्र बाबू जो कि एक जिनके बारे में लिखा, किसी टीचर ने लिखा उनके जो आंसर शीट है कि एग्जामिनर इज़ बेटर देन एग्जामिन, तो वो प्रसंग जब आता है तब वैसे बड़े आदमी के नाम के ऊपर, जयंती के ऊपर कोई बड़ा त्यौहार नहीं होना, कोई बड़ा जो है डे नहीं मनाया जाना, क्या ये सरकार की एक नाकामयाबी नहीं कहेंगे कि इतने बड़े आदमी को कोई वो सम्मान नहीं दिया? नहीं, ये बात सही है कि राजेंद्र बाबू को जो मिलना चाहिए था सम्मान देश की ओर से, उतना सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। क्योंकि राजेंद्र बाबू में राजनेता के अलावे मानवीय गुण भी बहुत थे, और उनका योगदान बहुमूल्य था। संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा थी, जिसको आज याद नहीं किया जाता है। सारा क्रेडिट दे दिया जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दे दिया जाता है, जबकि
संविधान सभा जो गठित हुई थी उसमें 24 उप कमेटियां बनाई गई थी अलग अलग कामों के लिए। उसी में एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम था कि जो डिस्कशन के बाद जो निष्कर्ष के रूप में फाइनल होता है उसको ड्राफ्ट किया जाए और वही ड्राफ्ट संविधान बना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर और पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद 24 कमेटी के भी अध्यक्ष थे, सर्वोपरि थे वो, मगर उनके योगदान को नकार दिया जाता है। तो ये अनदेखी तो की गई है। अगर उनका परिवार आरोप लगाता है तो ये कोई गलत भी नहीं इसको हम कह सकते, क्योंकि पटना में उनकी समाधि बनी हुई है। ये चीज़ आज के युवाओं को भी जानना चाहिए कि जब आप संविधान की भी बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद की भी बात करिए, क्योंकि उन्होंने ही कहीं ना कहीं एक तरीके से सबको मिल बैठा करके इस पूरी कमेटी को बनाए रखा, तो तब जाकर के संविधान बिल्कुल ये उनकी कुशलता थी कि कोई गतिरोध नहीं होने दिया, क्योंकि संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे, सबकी सोच अलग थी, भाषा अलग थी, दिशा अलग थी, मगर उन सब को सहमति के बिंदु पर लाना और बड़ी सुगमता से संचालन करना सभा का एक बहुत जटिल काम था और उस जटिल काम को उन्होंने बहुत सरल तरीके से किया। तो ये तो उनका बड़ा योगदान है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण और बात उनके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि संविधान जब लिखा जा रहा था उसी समय गुम हो गई वो कॉपी, मूल कॉपी गुम हो गई। अब हाहाकार मच गया कि क्या होगा, अब कैसे वो होगा। तो राजेंद्र खोजा गया, खोजने के बाद भी वो कॉपी मिली नहीं। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि अच्छा आओ, मुझे जो याद है मैं उतना लिखाता हूँ, देखते हैं क्या होता है, फिर तब तक खोजते भी रहो। उन्होंने लिखाना शुरू किया, तब तक कॉपी मिल गई कुछ समय के बाद। तो बाद में जो मिलान किया गया तो ये देखा गया कि कौमा और पूर्ण विराम तक हूबहू वही है जो मूल कॉपी में लिखी गई है और जो राजेंद्र बाबू ने लिखाया अपने स्मरण शक्ति से। तो उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी, वो जो आप कह रहे हैं कि परीक्षक ने लिख दिया कि हाँ एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, तो ये सही बात है। और ये कलकत्ता में एक अंग्रेज प्रोफेसर ने लिखी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वो जब छात्र थे तो उस समय उन्होंने लिखा था। और राजेंद्र बाबू के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कभी सेकंड नहीं हुए। अब तक जितनी परीक्षाएं उन्होंने अपने जीवन में दी उस हर परीक्षा में वो टॉप रहे। तो और प्रोफेसर भी रहे, कुछ दिनों तक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे, इंग्लिश के प्रोफेसर रहे, अंत में फिर वकालत शुरू की। चलते चलते सर एक और सवाल, काफ़ी हंसी आती है जब सवाल ये पूछा जाता है, क्योंकि बिहार में खैनी को लेकर के जब बात होती है तो इस जब बिहारी टोन भी आदमी करता है तो एक खैनी वाला एक्शन करता है। और जब बात की जाती है राजेंद्र प्रसाद की तो कई सारे अफवाह आते हैं कि वो खैनी खाया करते थे, इतने बड़े पोस्ट पे थे, खैनी खाते थे। तो फिर उसका एग्जाम्पल लेके कई लोग खैनी खाने को लीगलाइज कर देता है। तो ये क्या किस्सा था, क्या सही है या गलत है? हाँ, ये बड़ा अजीब सा है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि राजेंद्र बाबू ने खुद लिखा है कई जगह कि वो खैनी नहीं खाते थे, मगर न जाने कैसे उनके उसमें जुड़ गया कि वो खैनी बहुत खाते हैं और इसी चलते दमा हो गया। कोई दोस्त हो जिनके संगत में हो तो दोस्ती यारी के हो सकता है। अब तो उस समय के लोग भी नहीं रहे, मगर ये हो सकता है कि उनके कोई करीबी खाते हों तो लोगों ने समझ लिया हो कि ये भी खाते हैं, साथ रहते हैं। तो हाँ, तो ये चीज़ें हैं, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी के नाम पे कोई गलत चीज़ हम मढ़ दें ज़बरदस्ती, जब तक उसका कोई साक्ष्य या तथ्य उसके न मिले। चलिए, तो ये वो किस्से थे जो कि राजेंद्र बाबू से जुड़े हुए थे, आपने जाने और उनकी सादगी के किस्से सुने, उनकी महानता के किस्से सुने, जिनके बारे में अंग्रेजी टीचर भी, प्रोफेसर भी बहुत कुछ कह गए और उस पर वो खरे भी उतरे और साबित भी करते रहे कि उनसे बेटर कोई नहीं। लेकिन कभी भी इस बात का घमंड उन्हें नहीं हुआ। लेकिन अंत में हमारा देश और हमारी सरकार उन्हें एक सही फेयरवेल देने में चूक गई कहीं ना कहीं। और शायद यही कारण है कि अब हमें उनके बारे में जानना चाहिए, उनको याद करना चाहिए और उनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई, जो चीज़ें उन्होंने की अपनी ज़िंदगी में, उनका स्मरण करते हुए हमें ख़ास तौर पे एक बिहारी होने के नाते उस चीज़ को अपने बिहार में अपनाना चाहिए। युवाओं को ख़ास तौर पे उस चीज़ों को लेकर के, उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल ये थे वो किस्से जो कि राजेंद्र बाबू के बारे में शायद आप नहीं जानते हो। अगर ऐसा ही कोई किस्सा आपको भी पता हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और हमें पेज को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही यूट्यूब पे भी जाएं, वहां भी लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।